शहर की बहू आई गांव में। सुबह 5 बजे उठकर चंदा अपने घर की सफाई में लग जाती है कि तभी चंदा की पड़ोसन कुंती उसके दरवाजे पर आती है और कहती है, क्या बात है चंदा बहन, आज सुबह सुबह ही तुम्हारे घर का सारा काम हो गया? बड़ी फुर्ती में दिख रही हो। और नहीं तो क्या, अरे ना सिर्फ घर का काम बल्कि मैंने अपने बेटे बहू के लिए खाना भी बना दिया है। आज मेरा मन बहुत खुश है। बेटा बहू? हाँ कुंती, तुम्हें पता है मेरी शहर में रहने वाली बहू मोहिनी और बेटा मोहित आज गांव में मुझसे यानी अपनी सास से मिलने आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वो मुझे अपने साथ शहर ले जाएंगे। न सिर्फ मुझे बल्कि वो इन्हें भी अपने शहर ले जाएंगे। फिर हमारा पूरा परिवार एक हो जाएगा। जरा ध्यान से चंदा बहन, शहरी बहू में बड़ी चालाक होती है, चमक धमक देखकर कहीं धोखा न खा जाना। क्या यार कुंती, तू भी न कुछ भी सोचती है। ऐसा कुछ नहीं है। मेरी जो बहू है ना, वो लाखों में नहीं करोड़ों में एक है। उसने फोन पर कितने प्यार से बात की थी। अगर ऐसी बहू है बहन तो बहुत अच्छी बात, लेकिन मेरी बात को गांठ बांध लेना। अगर वो तुझे या भाई साहब को अलग होने को कहे तो कभी मत मानना। आजकल की बहुएं ऐसा ही करती हैं। जब उन्हें जरूरत होती है तो अपनी सास को शहर ले जाती हैं और वहाँ उन्हें नौकरानी बनाकर रखती हैं। खैर, अगर तेरी बहू अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा बहन, मैं चलती हूँ, मुझे जंगल से लकड़ियाँ लानी है। इतना बोलकर कुंती वहाँ से चली जाती। लेकिन कुंती की बातें चंदा के दिमाग में घर कर जाती हैं कि तभी घर के बाहर एक काली कार आकर रुकती है। कार से बहू मोहिनी और बेटा मोहित बाहर आते हैं। मोहिनी प्रेग्नेंट होती है, इसलिए वो झुककर पैर नहीं छूती। ओह गॉड, यहाँ कितनी धूल और गर्मी है। मम्मी जी, आपका गांव अभी भी वैसे ही पिछड़ा हुआ है। ओहो, मेरी तो गाड़ी से उतरती तबीयत खराब होने लगी है। अरे बहू आ बैठ, इस कुर्सी पर बैठ जा। ये गांव की ताजी हवा है, इससे कोई बीमार नहीं होता। मोहित बेटा, तू कैसा है? शहर में खाना पीना ठीक से तो खाता है ना? हाँ माँ, सब ठीक है, बस काम का थोड़ा प्रेशर रहता है। मोहिनी को डॉक्टर ने आराम करने को कहा है, इसीलिए सोचा कुछ दिन आपके पास गांव में रहकर आए और फिर आपको अपने साथ शहर ले चलें। देखो बहू बेटों को यहाँ आए हुए देरी हो गई है, लेकिन तुम सिर्फ यहाँ पर बातें बना रही हो। जाओ जाकर बहू के लिए कुछ लेकर आओ। जी आपने बिल्कुल सही कहा, मैं अभी लाती हूँ। इतना बोलकर चंदा अब किचन में जाती है और बहू के लिए जूस और नाश्ता लाती है। मम्मी जी, ये क्या है? क्या ये घर का निकला हुआ जूस है? इसमें तो मक्खियां भिन भिन आ रही होंगी। मुझे पैकेट वाला जूस चाहिए। मोहित, तुम मुझे कहाँ ले आए? यहाँ तो ढंग का पानी भी नहीं मिल रहा। बहू, ये तो ताजे फलों का जूस है, अभी निकाला है। अच्छा, तुझे पसंद नहीं तो मैं तेरे लिए नारियल पानी मंगवाती हूँ, तू आराम कर। इतना बोलकर चंदा नारियल का पानी मंगवाने के लिए बाहर की ओर निकल जाती है, तो वहीं मोहिनी सीधा अपने कमरे में पहुंच जाती है। कमरों को देखकर अपनी नाक सिकोड़ती है। मोहित, देख रहे हो ये घर कितना छोटा और पुराना, और ये बिस्तर, मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ रात भी सो पाऊंगी। हमने इन्हें शहर ले जाने का फैसला किया ताकि ये घर का काम और बच्चे संभाल सके, लेकिन मुझे डर है कि ये मेरी मॉडर्न लाइफस्टाइल में फिट हो भी पाएंगे या नहीं। धीरे बोलो मोहिनी, माँ सुन लेगी। बस कुछ दिन की बात है, एक बार ये शहर चलने को तैयार हो जाए फिर हम अपनी मर्जी से चीजें करेंगे। मोहित की बात सुनकर मोहिनी कुछ नहीं बोलती और चुप हो जाती है। अब शाम होती है और चंदा ने बड़े चाव से बहू के लिए चूल्हे पर रोटियां और साग बनाया होता है। आ बहू, गर्मा गर्म खाना खा ले। चूल्हे की रोटी है, शहर में तो नसीब भी नहीं होती होगी। जी मम्मी जी, आपको पता है डॉक्टर ने मुझे ऑयली और ऐसा भारी खाना खाने से मना किया है। मैं ये सब नहीं खा सकती। मोहित, मुझे अभी के अभी शहर से कुछ मंगवा कर दो, वरना मैं भूखी रहूंगी। बहू, गांव में शहर जैसा खाना कहाँ मिलेगा? तेरी सास ने कितनी मेहनत से बनाया है, थोड़ा तो चख ले। पापा जी, मेहनत तो गधा भी करता है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ भी खा लूं, और वैसे भी मुझे शहर जाने की जल्दी है। यहाँ की ये पुरानी सोच और ये मिट्टी के बर्तन मेरे बस की बात नहीं है। मोहिनी, ये तुम क्या कह रही हो? चुप नहीं रह सकती तुम। माँ, पापा, मोहिनी की तरफ से मैं आप लोगों से माफी मांगता हूँ। इस तरह मोहित की डांट सुनकर मोहिनी चुप हो जाती है, तो वहीं चंदा का दिल टूट जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। अगले दिन सुबह मोहिनी सोकर उठती है और चंदा से कहती है, मम्मी जी, कल रात के लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगी, मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं बहू, तू यहाँ गांव में नहीं रहती ना, इसलिए तुझे गांव की आदत नहीं है। मम्मी जी, मुझे कुछ बताना है। वो बात यह है कि कल हम शहर निकल रहे हैं। हमने तय किया है कि आप हमारे साथ चलेंगी, लेकिन पापा जी को अभी गांव में ही रहना चाहिए। शहर में हमारा फ्लैट छोटा है और वहाँ 2 बड़े लोगों की जगह नहीं है। ये क्या कह रही है बहू? मैंने तो सोचा था कि हम सब साथ रहेंगे। तेरे ससुर को यहाँ अकेले छोड़कर मैं कैसे जा सकती हूँ?
देखिए मम्मी जी, इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। मुझे शहर में काम करने के लिए और बच्चे के लिए एक भरोसेमंद हाथ चाहिए। अगर आप आएंगी तो मेरा काम आसान हो जाएगा। पापा जी यहाँ रहकर खेती देख सकते हैं, वैसे भी शहर में उनका मन नहीं लगेगा। मोहित अपनी पत्नी की बात सुनकर खामोश रहता है। चंदा अपने पति की तरफ देखती है, जिनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी कुंती वहां से गुजरती है और ये सब सुन लेती है। देखा चंदा बहन, मैंने कहा था ना कि ये शहरी बहुएं सिर्फ अपना फायदा देखती हैं। ये तुझे शहर माँ बनाकर नहीं बल्कि एक मुफ्त की नौकरानी बनाकर ले जाना चाहती है, जो इसके बच्चे के गंदे कपड़े धोए और इसके नखरे सहे। ए औरत, तू कौन होती है हमारे बीच में बोलने वाली? मम्मी जी, अगर आपको चलना है तो आज ही आज हाँ बोलिए, वरना हम अकेले जा रहे हैं। और याद रखिए, अगर आप नहीं आई तो मैं आपको कभी आपका पोता नहीं देखने दूंगी। और तो और हम कल की जगह आज के आज निकलेंगे इस घर से। बस बहू, बहुत बोल लिया तूने। मैं अब तक चुप थी क्योंकि तू प्रेग्नेंट है और मेरे बेटे की पसंद है, लेकिन तू तो मेरे सुहाग को ही मुझसे अलग करना चाहती है। जिस पति ने मेरा उम्र भर साथ दिया, उसे मैं अकेला छोड़कर तेरे साथ चली जाऊं शहर, वो भी तेरी गुलामी करने के लिए। माँ, आप कैसी बातें कर रही हो? आप हमारी गुलामी थोड़ी ना करोगी। आप हमारी माँ हो, वहाँ आप आराम से रहोगी। माँ, मोहिनी की बात मान लो ना। शहर में वैसे भी पापा क्या करेंगे? वहाँ पार्क में बैठने के अलावा कोई काम नहीं है। बेटा मोहित, मुझे काम की चिंता नहीं है। मुझे तो इस बात का दुख है कि तू अपनी पत्नी की गलत बातों में इतना दब गया है कि तुझे अपने बूढ़े माँ बाप का अकेलापन नहीं दिख रहा। चंदा, तू जा इसके साथ, मैं यहाँ रह लूंगा। नहीं मोहन जी, मैं कहीं नहीं जा रही। बहू, तू जिस शहर की अकड़ दिखा रही है ना, वो शहर तेरे पास ही रख। मुझे मेरे गांव की सूखी रोटी मंजूर है, पर तेरे घर की वो गुलामी नहीं जहाँ रिश्तों की कोई कदर नहीं है। ठीक है, तो फिर सड़ते रहिए इसी गांव में। मोहित, चलो यहाँ से, मुझे एक पल भी यहाँ नहीं रुकना। मोहिनी गुस्से में पैर पटकते हुए गाड़ी की तरफ जाती है। मोहित बेबस होकर अपने माँ बाप को देखता है, लेकिन मोहिनी के डर से कुछ नहीं बोल पाता और चुपचाप गाड़ी में बैठ जाता है और वो शहर की तरफ निकल जाती है। चंदा, तूने बहुत बड़ा मौका छोड़ दिया। शहर जाती तो पोते पोती का सुख मिलता। पोते का सुख तो तब मिलता ना जब मेरी बहू के दिल में मेरे लिए प्यार होता। वो तो मुझे सिर्फ एक दाई बनाकर ले जाना चाहती थी। कुंती सही कह रही थी, ये लोग रिश्तों को सौदा समझते हैं। साहस दिखाया तूने चंदा बहन। ऐसे बच्चों के पीछे अपना स्वाभिमान नहीं खोना चाहिए। चल, अब जो खाना बनाया है वो हमें भी खिला, बड़ी भूख लगी है। कुंती की ऐसी बातें सुनकर अब चंदा मुस्कुराती है और अपनी पड़ोसन के साथ बैठकर खाना खाने लगती है। उसे एहसास होता है कि असली शांति शहर के बड़े फ्लैट में नहीं, बल्कि अपने घर के सुकून और अपनों के साथ में है। पापा, मैं शिखर से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। ठीक है, फिर अगर तुझे उस गरीब लड़के से ही शादी करनी है तो निकल जा मेरे घर से, और आज के बाद कभी यहाँ मत आना, समझी? रुचि ने अपना बैग उठाया और अपने अमीर पिता की हवेली छोड़कर शिखर से ब्याह कर उसके गांव आ गई। छी शिखर, ये गांव में पहुंचते कैसी गंदी सी स्मेल आ रही है। अरे ये बदबू नहीं बल्कि गांव की पहचान है, मतलब गौ माता के गोबर की खुशबू। वो देखो, वहाँ देखो कैसे वो काकी गोबर के उपले बना रही है। छी छी, ये अपने हाथों में गोबर कैसे उठा रही है? ये गाय की पोटी को हाथ से कौन छूता है? ये गांव के लोग कितने गंदे हैं। फिर कुछ देर बाद उनकी कार एक घर के बाहर आकर रुकती है। अरे, ये कार यहाँ क्यों रोक दी? डार्लिंग, यही तो तुम्हारा ससुराल है, चलो उतरो। रुचि जैसे ही कार से उतरती है तो उसकी सैंडल कीचड़ में फंस जाती है। ओह नो, ये क्या हो गया? शिखर डार्लिंग, हेल्प मी। शिखर उसकी मदद करके उसका पैर बाहर निकालता है। ओह नो, मेरी 10,000 की सैंडल खराब हो गई, लेकिन ये तो अब 10 रुपए की भी नहीं रही। यू शट अप। है? शट अप? भैया, ये भाभी कौन सा शटर अप करने के लिए कह रही है? शटर तो बिरजू काका की दुकान में लगा है। शिखर, कौन है ये बदतमीज लड़की? अरे ये मेरी छोटी बहन शीतल है, थोड़ी पगलैट है, कब कहाँ क्या बोलना है इसकी समझ नहीं है इसे। तभी हाथों में थाली लिए शिखर की माँ आशा आती है। आओ आओ मेरी शहरी सुंदर बहू, अंदर आओ, तेरे ससुराल में तेरा स्वागत है। कुछ ही देर में सारे गांव में ये बात पता चल जाती है कि शिखर कोई शहरी बहू लाया है। अगले दिन गांव की कुछ औरतें उसकी मुंह दिखाई के लिए आती हैं। रुचि बहू, बाहर आ जाओ, मुंह दिखाई के लिए गांव की औरतें आ गई हैं। रुचि शॉर्ट ड्रेस पहनकर बाहर आती है। अरे आशा बहन, इसकी मुंह दिखाई है या टांग दिखाई? इसके मुंह से ज्यादा तो इसकी टांगे दिख रही हैं। पहले पता होता टांग दिखाई है तो इसकी टांगे ढकने के लिए तोहफे में कोई कपड़ा ले आते। अब मुंह दिखाई हो बहन या फिर टांग दिखाई,
सच तो ये है कि दिख सब कुछ ही रहा है। जितनी इसकी टांगे गोरी है ना, इतना गोरा तो तुम सबका मुंह भी नहीं है। अब जो काम करने आई हो वो करो। और बहू, ये दर्जी मुए ने जरूर तुम्हारा आधा कपड़ा बचा लिया होगा, तभी तो इतनी छोटी सी फ्रॉक सिल दी है। कोई बात नहीं, फिलहाल तो ये चुन्नी सर पर ओढ़ ले और फिर कल से साड़ी ही पहनना। फिर सब उसकी मुंह दिखाई करती हैं और वहां से चली जाती हैं। तभी आशा अपनी बहू से, बहू, इससे बड़े कपड़े तो मेरी गोरा पहनती है। कौन गोरा माँ जी? हमारी बच्चिया, अभी कुछ दिन पहले ही जन्म लिया है उसने। माँ जी, ये डिजाइनर कपड़े और इसे कोई दर्जी नहीं सिलता, बल्कि फैशन डिजाइनर बनाता है, और आगे से मेरी तुलना उस बच्चिया से नहीं करना। ये कहकर रुचि अपने कमरे में चली जाती है। शाम को रुचि अपने हील्स हर जगह ढूंढती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। उफ, न जाने कहाँ चली गई, यहीं तो रखी थी। क्या हुआ रुचि, क्या ढूंढ रही हो? वो मेरी रेड वाली हील्स नहीं मिल रही हैं, कल ही निकाली थी बैग से, पता नहीं कहाँ गई। भाभी, पहले ये बताओ वो कितने की थी? पूरे 15,000 की। लेकिन तुम ये क्यों पूछ रही हो? क्योंकि आपकी वो 15,000 की हील्स हमारी गोरा पहनकर घूम रही है। माँ ने उसे वो हील पहना दी है। रुचि, शिखर और शीतल बाहर आते हैं तो गोरा हील पहने खड़ी थी। ओह गॉड, मेरी 15,000 की हील्स का सत्यानाश कर दिया। अरे बहुरिया, तुम्हारी ये हील तो बहुत अच्छी है। देखो ना, गोरा बार बार खुटिया से भाग जाती है। अब हमने तुम्हारी खुटिया से इसे बांध दिया, अब मजाल है वो कहीं भाग पाए। ओह, मैं परेशान हो गई हूँ इन देहातियों से। ए बहुरिया, जुबान संभाल कर हमको देहाती बोली, अंग्रेजी चिड़िया, अंग्रेज की बेटी। अगले दिन, अरे शीतल, ये सब औरतें सुबह सुबह लोटा लेकर कहाँ जा रही हैं? झाड़े हैं? झाड़े मतलब भगन करने। अब आप भी जल्दी चलो, नहीं तो पूरी तरह सवेरा हो गया तो फिर जा नहीं पाओगी। ओ गॉड, उसे फ्रेश होना कहते हैं, और मैं बाहर यूं खुले में नहीं जाऊंगी। मेरे लिए बाथरूम बनवाओ। अरे ओ सहरी तितली, तुझे इतना पता नहीं क्या कि आंगन में तुलसी की जगह होती है, शौचालय बनाने की नहीं। अब एक बार फिर से रुचि की बहस अपनी सास से होती है। इस तरह घर में दोनों की सोच को लेकर झगड़ा बढ़ता ही जाता है। फिर रात को रुचि शिखर से, शिखर, मैं अब और इस गांव में नहीं रह सकती। 2 कमरों की इस झोपड़ी वाले ससुराल में। कहाँ पहले मैं मायके में महारानी बनकर रहती थी, लेकिन यहाँ तो मेरी हालत नौकरानी जैसी हो गई है। ऊपर से यहाँ के लोग कितने गंदे से रहते हैं। हाथ से गोबर उठाना, गोबर से घर लीपना, उपले बनाना, छीछी, और ना जाने क्या क्या। देखो रुचि, मैंने तुम्हें पहले ही सब कुछ बता दिया था कि मेरा घर गांव में है, लेकिन तुम्ही ने कहा कि तुम सब एडजस्ट कर लोगी। और जैसे कपड़े तुम यहाँ पहनती हो ना रुचि, वो सब शोभा नहीं देता, समझी? अब तुम गांव में रहती हो तो यहाँ के तौर तरीकों से ही रहना होगा। ये बात सुनकर रुचि रोने लगती है। तुम्हारे लिए मैंने अपना इतना बड़ा घर छोड़ा, अपने लोगों को छोड़ा, और तुम मुझे ही एडजस्ट करने को कह रहे हो। अरे मेरी माँ, मैं भी तो तुम्हारे लिए ही ये सब कह रहा हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरे परदादा की एक बहुत बड़ी और पुरानी हवेली है जो कि माँ ने रेंट पर दे रखी है, और वहां से हर महीने किराया आता है। क्या हवेली? तो फिर हम वहाँ क्यों नहीं रह सकते हैं? रह सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें माँ को खुश करना होगा, और इसका एक ही तरीका है। जरा अपने कान इधर लाओ। शिखर रुचि के कानों में कुछ कहता है। फिर रुचि पहले तो उसकी बात मानने के लिए मना कर देती है, लेकिन बाद में मान जाती है। अगले दिन से रुचि वेस्टर्न कपड़े छोड़ साड़ी पहन लेती है और अपनी सास के पांव छूती है। ये देख आशा बहुत खुश होती है। वाह वाह वाह, कितनी प्यारी लग रही है। बिल्कुल ठीक कहते हैं लोग, भारतीय नारी की असली खूबसूरती तो साड़ी में ही झलकती है। थैंक यू माँ जी। हवेली के लालच में अब रुचि अपनी सास की खूब सेवा करती है। वो उनको खुश करने के लिए चूल्हे पर खाना बनाती है, गाय का दूध निकालना सीखती है, और झाड़ा करने खेतों में लोटा लेकर जाती। तो वहीं अपनी बहू की सेवा से खुश होकर आशा भी बदलने की सोचती है। जब ये बहू इतने अमीर घर की होकर हमारे लिए इतना कुछ कर सकती है, तो फिर हम क्यों नहीं इसके लिए अपना रहन सहन बदल सकते हैं। अब आशा देवी अपनी उस हवेली को खाली करवाती है और उसमें सुख सुविधा की हर चीज लाकर रख देती है। उसमें मॉड्यूलर किचन बनवा देती है, साथ ही शौचालय भी, जिससे उसकी बहू को कोई परेशानी ना हो। ये देख रुचि भी बहुत खुश होती है। कुछ समय बाद वो गांव में एक डेयरी फर्म का बिजनेस खोल लेते हैं और उनका ये बिजनेस खूब चलने लगता है। अब वो गांव में रहकर ही अच्छे खासे पैसे कमाने लगते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। Thanks for watching.